Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all to the digital platform of Valley Institute of Quality Education, Vimna. I hope you all are doing great. जैसे आपको पता है रिसेंटली हमारा हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स यूनिट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस लेक्चर में बेटे और इन्वायरमेंट के बारे में हम जो है अपनी लेक्चर सीरीज जो है शुरू करने वाले हैं। और इन्वायरमेंट क्या है बेटे, पहले समझना है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। आपको पता है एक इन्वायरमेंट जो है इसमें बेटे दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक बायोटिक कंपोनेंट होता है, दूसरा बेटे एबायोटिक कंपोनेंट होता है। पहले याद रखोगे बेटे बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। व्हाट इज एन एबायोटिक कंपोनेंट? बायोटिक कंपोनेंट का मतलब है बेटे लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो हमारा इन्वायरमेंट जो है फिजिकल सराउंडिंग्स, आप ऐसा याद रखोगे, जो एक बायोटिक कंपोनेंट है, से फॉर एग्जांपल ये कोई यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट है, इसको जो सराउंड करने वाले फिजिकल क्या है, फिजिकल कंपोनेंट्स है। एबायोटिक कंपोनेंट जो है इसको सराउंड करते हैं, उसी को बेटे इन्वायरमेंट कहते हैं। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स कहो या आप ऐसा कह सकते हैं इन्वायरमेंट जो है एक ऐसी जगह होती है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव करता है, वो उसका इन्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है उनका इन्वायरमेंट क्या है, वाटर। वाटर क्या है, एक सराउंडिंग्स है, फिजिकल सराउंडिंग्स है जहां पे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो सरवाइव करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास मतलब आप इन्वायरमेंट को हैबिटेट जो टर्म है उसके साथ भी आप रिजेंबल कर सकते हैं। तो याद रखना है इन्वायरमेंट क्या होता है। फिजिकल सराउंडिंग्स को बेटे इन्वायरमेंट कहा जाता है। एक बायोटिक कंपोनेंट को जो सराउंड करने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है, उसको बेटे इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो यहां पे आप देखेंगे हमारे पास जो हमें हमारा जो ब्रांच है, एक्चुअल में ब्रांच है वो है इकोलॉजी का ब्रांच है। और उसी इकोलॉजी में आपका एक सब टॉपिक जो पढ़ना है और इन्वायरमेंट। इकोलॉजी की अगर बात करें, एक ऐसा ब्रांच होता है, एक बड़ा ब्रांच है बेटे साइंस का, जहां पे हम पढ़ते हैं इंटरेक्शंस एंड इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो बेटे इकोलॉजी है एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या ब्रांच ऑफ बायोसाइंस विच डील्स विद, जो डील करता है बेटे, विच डील्स विद the study of, which deals with the study of interactions, which deals with the study of interactions and interrelationships between biotic and abiotic component, between biotic and abiotic components। हमारे पास हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा इकोसिस्टम है, यहां पे बेटे दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, हाउ दे shows interrelationship with abiotic component बेटे, उसको आप उस ब्रांच को बेटे इकोलॉजी कहते हैं। एक ऐसा ब्रांच जहां पे बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो क्या करते हैं बेटे, रिलेशंस दिखाते हैं, इंटर रिलेशंस दिखाते हैं, इंटरेक्शंस दिखाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे एक फिश है, फिश को जिंदा रहने के लिए वाटर चाहिए। फिश कौन सा कंपोनेंट है बेटे, बायोटिक कंपोनेंट है। और वाटर क्या है, एक बायोटिक कंपोनेंट। तो आप ऐसा कहेंगे कि अगर एक बायोटिक कंपोनेंट को सरवाइव करना है, सर्वाइवल के लिए कुदरत ने एबायोटिक कंपोनेंट्स को रखा है। और अब आपने बेटे इसी इंटरेक्शन को पढ़ना है, किस तरीके से बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ रिलेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। उसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को बेटे इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहोगे बेटे, उस ब्रांच को हम इकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, याद रखना है बेटे, में भी कभी पूछा जाएगा। वॉन हम्बोल्ट जो है इसको कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी। अब अगर आपको किसी ने कहा जरा बता दीजिए कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, उसका क्या नाम है बेटे, प्रोफेसर आर मिश्रा। आर मिश्रा जो है ये फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें ज्यादातर इंटरेक्शंस
और इंटर रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ना है बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो उसी ब्रांच को बेटे इकोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं। जैसे आपके सामने बेटे आप देख सकते हैं हमारे पास, हाँ, तो आपके सामने बेटे जो है स्लाइड है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। अभी मैंने बोला इकोसिस्टम के दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है, दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट होता है। तो इकोसिस्टम क्या है बेटे? यहाँ पे टर्म जो है इकोसिस्टम एक ऐसा यूनिट होता है जहां पे बेटे बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उस यूनिट को बेटे, उस जियोग्राफिक एरिया को हम इकोसिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टाइगर है बेटे, वो कहां रहता है? वो फॉरेस्ट में रहेगा। जो फॉरेस्ट है वो इसका इकोसिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई फिश है, कोई भी फिश ले लो बेटे, हमारे पास बहुत सारी फिशेस है, बोनी फिश ले लो, कार्टिलेजियस फिशेस ले लो, वो ज्यादातर वाटर में रहती है। एक फिश जो है वो कहां रहती है बेटे? ये वाटर में रहती है ना। जो वाटर है वो क्या है इसका बेटे? इकोसिस्टम। मतलब जो फिश है ये सरवाइव करेगी एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जो टाइगर है सरवाइव करेगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। इसी तरीके से डिफरेंट तरह के इकोसिस्टम होते हैं। लेकिन इकोसिस्टम पहले याद रखना है, समझना है बेटे इकोसिस्टम क्या होता है। एक ऐसा यूनिट होता है जहां पे बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। उसी यूनिट को इकोसिस्टम कहते हैं। उसी सिस्टम को बेटे इकोसिस्टम कहा जाता है। और इकोसिस्टम की जो टर्म है, याद रखोगे, टर्म कॉइन्ड बाय, जो टर्म है इकोसिस्टम की वो दी है एजी टेंसले ने। एजी टेंसले जो है इसने बेटे जो टर्म कॉइन की है, किस चीज की? इकोलॉजी की। अब हमारे पास इकोसिस्टम की और हमारे पास इकोलॉजी तो ऑलरेडी मैंने आपको कह दिया है। इकोसिस्टम की जो टर्म है टेंसले ने दी है। अब हमारे पास इकोसिस्टम आपको समझ आ गया है, एक ऐसा यूनिट जहां पे बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट तरह के इकोसिस्टम है। फिलहाल के लिए हम दो चीजों के बारे में, दो तरह के इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। एक है बेटे नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा है मैन मेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल में आएगा बेटे फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट किया है किसने? क्रिएटर ने, ऑलमाइटी अल्लाह ने। डेजर्ट इकोसिस्टम कुदरत ने बनाया है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम कुदरत की बनाई हुई चीज है। माउंटेन्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, ये सारा जो है कुदरत ने बनाया हुआ है। इसमें एक इंसान का जो है कोई रोल नहीं होता है। अब यहाँ पे देखेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये वो इकोसिस्टम है जो एक शख्स ने, जो एक इंसान ने बेटे, जो एक मैन काइंड ने क्रिएट किए हुए हैं। जैसे गार्डन्स, आप घर में एक छोटा मोटा गार्डन तो बना सकते हैं, पार्क्स बना सकते हैं, क्रॉप फील्ड्स बेटे जो है आप कल्टीवेट कर सकते हैं। वो भी एक तरह का इकोसिस्टम है, क्योंकि जब आपके पास क्रॉप फील्ड है, प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए वाटर चाहिए। प्लांट्स लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है, प्लांट्स को मिनरल चाहिए, एबायोटिक कंपोनेंट वाटर, एबायोटिक कंपोनेंट एयर जो प्लांट को चाहिए ग्रो करने के लिए, एबायोटिक कंपोनेंट सॉइल जो चाहिए, एबायोटिक कंपोनेंट। लेकिन प्लांट खुद क्या है? लिविंग कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट है। एक लिविंग कंपोनेंट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, सर्वाइवल के लिए बेटे एबायोटिक कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। क्रॉप फील्ड ले लो, एक्वेरियम ले लो, जू ले लो, ये सारे बेटे जो है हमारे पास कौन से इकोसिस्टम है बेटे? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, मैन मेड इकोसिस्टम है। तो आगे चलते हैं बेटे। हाँ, तो यहां पे इकोसिस्टम जो है हमने इसको डिवाइड किया है। पहले ही मैंने आपको बोला है एक इकोसिस्टम जो है इसके बेटे दो कंपोनेंट्स हैं। एक होता है बेटे बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बेटे दोनों कंपोनेंट्स का होना
जरूरी है। नॉन लिविंग कंपोनेंट हम कहे कि हमारे पास नॉन लिविंग कंपोनेंट है, लेकिन नॉन लिविंग का भी होना जरूरी है, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा एक प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपको वाटर चाहिए, वो एबायोटिक कंपोनेंट है। हमें ऑक्सीजन चाहिए, एबायोटिक कंपोनेंट है, मतलब एयर जो है एबायोटिक कंपोनेंट है। फिलहाल याद रखो हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट जो है, जिनको आप लिविंग कंपोनेंट कहते हैं, इसको हमने बेटे तीन हिस्सों में, तीन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे हमारे पास प्रोड्यूसर्स है, हमारे पास बेटे कंज्यूमर्स है, हमारे पास बेटे डिकम्पोजर्स है। हमने बेटे बायोटिक कंपोनेंट को तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तीनों क्या है बेटे? तीनों लिविंग है, तीनों है ना लिविंग कंपोनेंट। प्रोड्यूसर में प्लांट आएंगे, कंज्यूमर में हम लोग आएंगे, बाकी एनिमल्स आएंगे, डिकम्पोजर में ज्यादातर माइक्रोब्स आएंगे जिनका काम है डिकम्पोजिशन। हाँ, ये सारे कंपोनेंट्स क्या है? ये लिविंग कंपोनेंट्स है, बायोटिक कंपोनेंट है लिविंग कंपोनेंट। लेकिन इकोसिस्टम जो ही आप इकोलॉजी पढ़ते हैं वहां पे हम लिविंग कंपोनेंट को एज बायोटिक ही रिलेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट है, जैसे हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट में एयर आएगा, वाटर एबायोटिक कंपोनेंट है, टेम्परेचर एबायोटिक कंपोनेंट है, सनलाइट एबायोटिक कंपोनेंट है, सनलाइट एबायोटिक, टेम्परेचर एबायोटिक कंपोनेंट है, वाटर एबायोटिक कंपोनेंट है, एयर एबायोटिक कंपोनेंट है, और इसी तरीके से बेटे सॉइल भी जो है वो भी एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक लिविंग होते हैं, एबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बेटे, हाँ हमारे पास जो इकोसिस्टम है दो कंपोनेंट है, एक बायोटिक है, दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट को लिविंग कंपोनेंट कहा जाता है, जिसमें प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। और जो ही बेटे आप इकोलॉजी को पढ़ते हैं तो वहां पे प्लांट्स को प्लांट नहीं बल्कि प्रोड्यूसर कहा जाता है, एनिमल्स को बेटे कंज्यूमर कहा जाता है। फिर 1 डिग्री 2 डिग्री अलग एक चीज है, लेकिन फिलहाल याद रखो कंज्यूमर कहा जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेटे डिकम्पोजर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोड्यूसर, ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो एबायोटिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और इस काबिल होते हैं कि अपना खाना खुद ही मैन्युफैक्चर करे। और ग्रीन प्लांट्स विच प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना बेटे खुद ही प्रिपेयर करते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से अपना खाना ये लोग जो है, ये ऑर्गेनिजम्स जो है अपना खाना खुद प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि लाइफ प्रोसेस में भी मैंने पढ़ाया है कि प्लांट्स जो है दे आर फोटोसिंथेटिक, क्योंकि उनमें बेटे पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उनमें वो सारे साइकिल होते हैं ना जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है, C3 साइकिल है, C4 साइकिल है। वो सारे साइकिल होने के बाद जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए कहा जाता है प्रोड्यूसर। मतलब जो हमारी सारी प्रोडक्टिविटी है, जो एक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी है ना, वो सारा बेटे डिपेंड किन पे करेगा? प्रोड्यूसर्स पे करेगा। मतलब आपको समझ नहीं आया? प्रोडक्टिविटी, हम जो सारा फूड है वो तो हम इन्हीं प्रोड्यूसर से हासिल करते हैं। अब जितनी प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी उतना फूड आपको मिलेगा, जितना फूड आपको होगा, जो हमारे पास फूड जो है, प्रेजेंस ऑफ फूड जो है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितना आपके पास रिसोर्स अवेलेबल होगा उतनी आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, उतनी रिप्रोडक्शन रेट भी बढ़ेगी। फिलहाल वो चीज यहाँ पे नहीं बताऊंगा। फिलहाल इतना याद रखना है कि प्रोड्यूसर्स जो है ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे इकोसिस्टम का, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर ना है तो कंज्यूमर भी नहीं होगा, डिकम्पोजर भी नहीं होगा। क्योंकि एनिमल्स जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, माइक्रोब्स जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे ही डिपेंड करते हैं। क्योंकि इन्हीं में कुदरत ने वो चीज रखा है ना, क्या चीज रखा है कि ये बेटे सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वही केमिकल एनर्जी फिर बाद में हम तक ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिट होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हर्बीवर, हर्बीवर टू कार्निवर, वो आगे बता दूंगा। लेकिन प्रोड्यूसर का होना जरूरी है, एक एसेंशियल, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका बेटे? इकोसिस्टम का। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट है कंज्यूमर।
कंज्यूमर क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना बेटे खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि सर हम में पिगमेंट ना है, हम में भी हीमोग्लोबिन है। नहीं बेटे, प्लांट्स का मैकेनिज्म अलग है, प्लांट्स के एनाटमी अलग है, हमारी एनाटमी अलग है। मतलब lot of differences between there are lot of differences between plants and animals। तो हम में ऐसा फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म जो है नहीं होगा। इसीलिए बेटे जो है हम क्या है, हम इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। हम जो सारा फूड है इन्हीं प्लांट से हासिल करते हैं। तो इसीलिए हमको कहते हैं बेटे कंज्यूमर जो कंज्यूम करने वाले हैं, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करने वाले हैं, प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स है, कंज्यूमर हम लोग हैं, बाकी एनिमल्स है जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। Or herbivores which get their food directly from plants, carnivores which get their food indirectly from plants, and omnivores which get their food from directly or indirectly from plants। एक चीज क्लियर करूंगा बेटिया, हमारे पास जो कंज्यूमर है ये बेटे एनिमल्स ही होते हैं, कोई एलियन स्पीशीज बेटे नहीं है। जो हमारे पास कंज्यूमर है, हाँ बेटे हमने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है बेटे हर्बीवोर, दूसरा है कार्निवोर और तीसरा है ओमनिवोर। हर्बीवोर वो ऑर्गेनिजम्स है जो बेटे डायरेक्टली प्लांट्स को खाएंगे, प्लांट्स के सिवा ये फ्लैश वगैरह जो है, मीट जो है नहीं खाते हैं। ये डायरेक्टली बेटे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्लांट से अपने न्यूट्रिएंट्स जो है, प्लांट से अपना बायोमास जो है हासिल करते हैं। उनको कहते हैं बेटे हर्बीवोर। हर्बी का मतलब क्या है? हर्बी का मतलब प्लांट, ठीक है। ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो प्लांट से अपना फूड हासिल करते हैं। इसके बाद क्या है? कार्निवोर। कार्निवोर बेटे डिपेंड तो किस पे करता है? हर्बीवोर से अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करेगा। ये फ्लैश ईटर्स होते हैं। लेकिन जब तक हर्बीवोर प्लांट को नहीं खाएगा, जब तक हर्बीवोर सरवाइव नहीं करेगा, तब तक कार्निवोर भी सरवाइव नहीं करेगा। जब प्लांट है, हर्बीवोर है, तभी जाके बेटे कार्निवोर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, सरवाइव करते हैं। इसीलिए बेटे पहले प्लांट का होना जरूरी है, उसके बाद हर्बीवोर का होना जरूरी है, उसके बाद कार्निवोर का होना जरूरी है। और हमारे पास जो ओमनिवोर्स है, ओमनिवोर ऐसे प्लांट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेटे डायरेक्टली प्लांट से भी अपना, जैसे हम प्लांट भी खाते हैं और बेटे हम हर्बीवोर्स को खाते हैं। जैसे हम बेटे जो लीफी वेजिटेबल्स है या कोई भी प्लांट प्रोडक्ट, फ्रूट्स, वो तो प्लांट ही है, प्लांट पार्ट ही है, एक तो हम वो भी खाते हैं। और फॉर एग्जांपल गोट जो है, शीप जो है, हम तो उनको भी खाते हैं। इसलिए हम क्या है? हम ओमनिवोर है, हम इन पे भी डिपेंड है, इन पे भी डिपेंड है। लेकिन कार्निवोर ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो खाली बेटे हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं। फिलहाल मैंने बेटे आपको बता दिया है कि हमारे पास इकोसिस्टम जो है, ए बायोटिक कंपोनेंट भी है, बायोटिक कंपोनेंट भी है। बायोटिक में मैंने कहा प्रोड्यूसर, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। खाली प्रोड्यूसर्स में फोटोसिंथेसिस होता है, कंज्यूमर में नहीं होगा। डिकम्पोजर में बेटे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो समहाउ डिफरेंट है। किनसे? प्लांट से। दूसरा क्या लेवल थी बेटे? कार्निवोर या कंज्यूमर। हाँ पहले कंज्यूमर याद रखो, हमारे पास प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर को मैंने बेटे पहले क्या कहा? पहले हर्बीवोर होता है। हर्बीवोर ऐसा ऑर्गेनिज्म है, हर्बीवोर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या बेटे डायरेक्टली प्लांट से अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। फिर मैंने क्या बताया? कार्निवोर, कार्निवोर होता है। और फिर मैंने बताया जो तीसरी फॉर्म है वो है बेटे ओमनिवोर। ये सारे क्या है? इन सारों को मिला के, चाहे हर्बीवोर हो, कार्निवोर हो या ओमनिवोर हो, इन तीनों को मिला के बेटे हम कंज्यूमर कहते हैं। और तीसरा बायोटिक कंपोनेंट क्या था बेटे? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं? जो बेटे ऑर्गेनिक वेस्ट से अपना न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट से बेटे अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो बेटे इतना क्लियर हुआ, तो आगे चलते हैं। अगर ये चीजें बेटे आपको क्लियर होगी, आगे चलते हैं बेटे। हाँ यहां पे डिकम्पोजर है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
which decompose dead plants and animals. They decompose complex organic substances into simple inorganic substances in the soil, which are again used by plants. बेटे देखिए, डिकम्पोजर्स जो है काफी इंपॉर्टेंट, काफी एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे इकोसिस्टम का। देखो क्यों एसेंशियल कंपोनेंट है। अगर यहाँ पे मैं कहूँ हमारे पास कोई डिकम्पोजर है, हमारे पास बहुत सारे माइक्रोब्स है, अब 10th स्टैंडर्ड है, माइक्रोब्स का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कुछ माइक्रोब्स भी है और हमारे पास कुछ फंगस भी है जो बेटे क्या करते हैं, जो डिकम्पोजिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट की, यहाँ पे बेटे प्लांट टूट गया है, प्लांट बेटे जो है टूटने के बाद सड़ जाता है, मतलब जो उसका सड़ना, या कोई एनिमल जो है, यहाँ पे कोई एनिमल था उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इनको डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। जो प्लांट है ये ऑर्गेनिक होता है ना, लिविंग है ना, लिविंग कंपोनेंट, लिविंग को ऑर्गेनिक कहते हैं। प्लांट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, एनिमल में भी बेटे ऑर्गेनिक ये भी है। जो ही ये डेड बॉडी है, डेड बॉडी में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। और ऑर्गेनिक मैटर को ये डिकम्पोजर जो है इन ऑर्गेनिक मिनरल्स में कन्वर्ट करते हैं। इन ऑर्गेनिक मिनरल्स में कन्वर्ट करने के लिए बेटे डिकम्पोजर का होना जरूरी है, इन माइक्रोब्स का होना जरूरी है, सीडोमोनास का होना जरूरी है, फंगस का होना जरूरी है। हमारे पास बहुत सारे फंगस है जो इस डेड बॉडी को बेटे सड़ने में, डिकम्पोज होने में मदद करते हैं। तो डिकम्पोज होने का मतलब सड़ना नहीं, डिकम्पोज होने का मतलब है ऑर्गेनिक मटेरियल को, ऑर्गेनिक वेस्ट को बेटे इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना। और जो ही ये इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गया तो ये इनऑर्गेनिक मिनरल सॉइल में ऐड होते हैं। इनऑर्गेनिक मिनरल को सॉइल में ऐड होने के बाद जो प्लांट है वो फिर से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ बेटे इस चीज की वजह से न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है। इस चीज की वजह से बेटे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है। जो हमारा इकोसिस्टम है इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म नहीं हो जाते हैं बल्कि साइकिलिक फॉर्म में चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई प्लांट था, जो ही वो डिकम्पोज हो गया, एनिमल जो है जो ही वो डिकम्पोज हो गया, जो ये डिकम्पोजर है इसने वहां से प्रोटीन्स को, अमीनो एसिड्स प्यूरिफिकेशन हो गई, फर्मेंटेशन हो गई, मतलब फैट्स वगैरह जितने भी इसके अंदर बायोमॉलिक्यूल्स थे उनकी ब्रेक डाउन करा के इनऑर्गेनिक मिनरल्स बेटे जो है वो बना लिए, और वही इनऑर्गेनिक मिनरल प्लांट फिर से बेटे यूटिलाइज करेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये चीज बता दिया है कि डिकम्पोजर जो है ये भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे इकोसिस्टम का। क्योंकि आप देखो इनका क्या रोल है बेटे, बस एक टर्म आपको याद रखनी है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग करने में मदद करते हैं। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो डेड बॉडी है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, वो डिकम्पोज होता है, वो मिनरल्स जो है, हाँ मिनरल साल्ट जो है वो डिकम्पोज होते हैं सॉइल में, डिपॉजिट होते हैं सॉइल में। फिर जो प्लांट वहां पे ग्रो करेगा वो उन न्यूट्रिएंट्स को बेटे कंज्यूम करेगा। और जितना सॉइल के अंदर ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स होंगे तो हम कहेंगे सॉइल उतनी फर्टाइल है। जितनी सॉइल फर्टाइल होगी उतना बेटे प्लांट्स जो है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको पता चला कि हमारे पास डिकम्पोजर का होना जरूरी है। और इसी तरीके से आपने सबसे पहले देखा प्रोड्यूसर, ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटे जो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद कंज्यूमर देखा, कंज्यूमर ऐसे लोग हैं जो प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। जैसे हर्बीवोर देखा डायरेक्टली डिपेंड करता है, कार्निवोर देखा इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, ओमनिवोर देखा वो बेटे डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी डिपेंड करता है। इस तरीके से डिकम्पोजर देखा। अब हमारे पास बेटे जो नया कंपोनेंट है हमारे इकोसिस्टम का जिसको आप एबायोटिक कंपोनेंट कहते हो। एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक एयर, एयर नॉन लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है, सॉइल नॉन लिविंग है, मिनरल्स नॉन लिविंग है, सनलाइट एबायोटिक कंपोनेंट है, टेम्परेचर एबायोटिक है, विंड एबायोटिक कंपोनेंट है। और यहाँ पे ये चीज याद रखने की जरूरत है कि हर एक एबायोटिक कंपोनेंट जो है बायोटिक कंपोनेंट के सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर बेटे यही सॉइल ना हो, अगर यही एयर ना हो, कोई लिविंग कंपोनेंट जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसके बाद बेटे हमें एक जो है यहाँ पे नया टॉपिक जो है वो है फूड चेन। वो बेटे मेरे बेटे कल इंशाल्लाह
दूसरे लेक्चर में बेटे जो है फूड चेन से हम शुरू करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने बेटे इंट्रोडक्शन के बारे में देखा है कि किस तरीके, क्या इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, और हमारे इकोसिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, बायोटिक कंपोनेंट क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट क्या है। तो बाकी इंशाल्लाह कल हम देखेंगे कि फूड चेन जो है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इकोलॉजी जो है या इकोसिस्टम जो होता है, यहाँ पे बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट से अपना फूड बनाएगा, या एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड बनाएगा। इस तरीके से जो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट है आपस में लिंक्ड होते हैं, ताकि जो हमारा ये सिस्टम है ये चलता रहे, ये कंटिन्यू होता रहे बेटे। तो इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह कल दूसरे लेक्चर में देखते हैं।